dear student, welcome you all here again. And this is we are continue with the second chapter of history. And in this chapter, we have discussed that how Britishers has expand themselves. So now we will see that next the Battle of Plassey. About the Battle of Plassey we have discussed in the last video, and now the Battle of Buxar. Battle of Buxar, which is in 1764. It rise in 1764, and in this we will see that what is the consequences of this battle. इसमें देखिए, जैसे आपने पहले देखा था मीर जाफ़र के बारे में पढ़ा था, तो मीर जाफ़र का जो सन इन लॉ था मीर कासिम, उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का न्यू नवाब घोषित कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। क्योंकि ये जो मीर जाफ़र था वो फेल हो गया था ब्रिटिशर्स की जो कंपनी डिमांड थी उसको फुलफ़िल करने के लिए, इसीलिए मीर कासिम को बना दिया गया था नवाब बंगाल का, ठीक है। यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर से पहले हम देखेंगे, और इसमें ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से मेजर्स लिए थे, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्मी को मॉडर्नाइज कर दिया था, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ द फाइनेंस ऑफ द बंगाल के फाइनेंस में कुछ चेंजेस लाया था, और जितने भी मिस यूज़ होते थे ट्रेडिंग के, ठीक है, उन सारे मिसयूज़ में जो ब्रिटिशर्स जो ट्रेडिंग करते थे उसमें अगर कोई मिसयूज़ होता था उस सारे का मिसयूज़ का चेक किया जाता था ब्रिटिशर्स को प्रिविलेज देने के लिए। और जो मीर कासिम था वो बंगाल का नवाब बन गया था, तो उसने क्या क्या चीज़ें की थी उस टाइम पीरियड में उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्मी, और इसने फाइनेंस को इम्प्रूव किया था बंगाल के, और जो मिसयूज़ होता था ट्रेड का उस पर भी मेजर्स लिए उसने काफ़ी, और इसने टैक्स को एबॉलिश कर दिया, ठीक है। क्यों इसी वजह से बाद में आगे चल के ये ब्रिटिशर्स में अनपॉपुलर हो गया था, ठीक है, मीर कासिम भी, क्योंकि ये अपने हिसाब से काम कर रहा था, ब्रिटिशर्स के हिसाब से नहीं कर रहा था, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया था और ब्रिटिशर्स इसके ख़िलाफ़ हो गए थे। फिर मीर कासिम ने क्या किया, एक अलायंस फौज अपनी बनाई, किस किस के साथ, शाह आलम सेकंड और नवाब अवध सिराजुद्दौला, इन सब के साथ एक कंबाइन इसने अपनी अलायंस बनाई ताकि ये ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर सके। और बक्सर में ये जो वॉर हुआ था 1764 में, ये कंबाइंड फोर्सेस के साथ हुआ था और ये सारे के सारे जो कंबाइंड फोर्सेस थे, मतलब कि जो अलायंस थे मीर कासिम का, शाह आलम सेकंड का और अवध सिराजुद्दौला का जो अलायंस था, ये सब ब्रिटिशर्स के द्वारा हार गए थे, ठीक है, बक्सर के युद्ध में। तो ये जो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस थे बक्सर के बैटल के बारे में वो भी हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या मेजर कॉन्सिक्वेंसेस थे। तो उस कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर ये ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, इस मेजर कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर जो ये ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई ब्रिटिशर और शाह आलम सेकंड और सिराजुद्दौला के बीच में, इस बैटल के बाद अलायंस हुआ था, ठीक है। इसमें एक ट्रिटी साइन हुई थी, ये हम देखेंगे इलाहाबाद के अंदर। और ये मुग़ल एम्परर ने दीवानी राइट दी थी, कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑफ बिहार, बंगाल और उड़ीसा के एरियाज़ में कंपनी को ये राइट था कि वो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट कर सके। दीवानी राइट का मतलब है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम बिहार, बंगाल, उड़ीसा की टेरिटरी से, ठीक है। ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट था ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर, समझ में आया। देन नवाब ऑफ अवध जो था उसने 50 लाख रुपीज़ पे किया था ताकि वो अपने किंगडम को रिस्टोर कर सके कंपनी के साथ, और एक प्रॉमिस किया था कि एक कंपनी को 50 लाख रुपीज़ दिया था जिससे वो अपनी पूरी टेरिटरी को, अपनी जो अवध की टेरिटरी को उसको कैप्चर कर सके, रिस्टोर कर सके, बचा सके ब्रिटिशर्स को। और एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें प्रॉमिस था कि वो इसके किंगडम में वापस से अटैक नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स।
और साथ ही साथ ये जो रॉबर्ट क्लीव थे हैं, जो कि उस समय कमांडिंग ऑफिसर थे, उनने एक डुअल गवर्नमेंट की पॉलिसी इशू की थी बंगाल में 1765 में, ये वॉर के दौरान। और ये जो था, इसके अंदर मीर जाफ़र को वापस से थ्रोन पे बैठाया था और उसको मिलिट्री पावर और जुरिडिक्शन पावर दी थी, निज़ाम बनाया था। लेकिन जो पूरी की पूरी ओवरऑल जो एक्चुअल पावर थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो जो थी वो कंपनी के हाथ में थी सारी पावर। और नवाब के हाथ में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन पावर बिल्कुल नहीं थी। कंपनी के पास ही पूरी की पूरी पावर थी। नवाब सिर्फ ऐसे ही नाम का ही बना था, उसके पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी काम कराने की, ना कि उसके पास कोई पावर थी। ये डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये आप सब इसमें पढ़ सकते हैं। अपनी बुक को एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ओके। तो डुअल गवर्नमेंट किस तरह से उसने बनाई थी, जैसे कि निज़ाम को जो निज़ाम बनाया था मीर जाफ़र को, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, लेकिन पावर नहीं थी। पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी सारी पावर। उसके बाद ये जो डुअल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी बंगाल में, उस समय बंगाल में एक भुखमरी की सिचुएशन, सूखा की सिचुएशन अराइज हो गई थी 1770 में, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा वर्ड सिचुएशन हो गई थी पूरे एरिया की। तब वॉरेन हेस्टिंग जो थे, वो गवर्नर जनरल थे यहाँ के। और उस टाइम पीरियड में इनने ये सारी की सारी पॉलिसीज़ जो डुअल गवर्नमेंट की थी उसको ख़त्म कर दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन सारा बंगाल का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से। जिससे अब वो उनको सारा देखते थे, सारी चीज़ें इस तरह से फॉलो होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से इस्टेब्लिश होते थे। क्योंकि उस समय बंगाल की जो सिचुएशन थी, जो सूखा पड़ा था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी, इसीलिए डुअल पॉलिसी को इनको ख़त्म करना पड़ा। नेक्स्ट जो था ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी। ब्रिटिश किस तरह से एक्सपेंड हुए, उनने बहुत सारी पॉलिसीज़ को इस्टेब्लिश किया, जैसे कि सब्सिडी अलायंस। ये सब्सिडरी अलायंस नाम की जो पॉलिसी थी, वो ब्रिटिश के एक्सपेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो थी, इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेस्ले ने इसने इंट्रोड्यूस किया था। और ये उस समय गवर्नर जनरल था इंडिया का 1798 से 1805 तक। इस पॉलिसी के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आते थे, जैसे कि इस पॉलिसी ने पूरा जो ब्रिटिशर्स की आर्मी और ट्रूप को अच्छे से मेंटेन कर दिया था। ज़्यादातर कॉस्ट जो था उनकी और ट्रूप के मेंटेनेंस के लिए खर्च किया जाता था, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, ठीक है। और जो जितने भी फॉरेनर्स जो थे, वो एंट्री नहीं कर सकते थे एक्सेप्ट द ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश के अलावा कोई भी ब्रिटिश टेरिटरी में एंट्री नहीं कर सकता था। नेक्स्ट जो था वो अगर जैसे किसी को भी कोई भी नेगोशिएशन करना है, कोई भी मतलब कोई भी अगर सौदेदारी करनी है, तो उसके लिए ब्रिटिशर्स से पहले कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये सब्सिडरी अलायंस में इस तरह की चीज़ें थी। और सारे के सारे जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, वो ब्रिटिशर्स के कस्टोडियन से ही लिए जाते थे, इन्हीं के अंडर सारे। अगर ब्रिटिशर्स चाहें तो वो डिसएग्रीमेंट कर सकते थे, किसी भी डिसीजन को अबिट कर सकते थे। तो सारी पावर ओवरऑल सब्सिडी अलायंस के अंदर इन्हीं के पास थी। सब्सिडरी अलायंस का एक ये भी इम्पॉर्टेंट था, जिससे इंडिया उनको मान गए थे, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा वीक था उस समय, वो कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की। और सब्सिडी अलायंस का एग्रीमेंट इसी बेसिस पे हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने इसके बदले इंडियंस को एक एश्योरेंस दिया कि वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे फॉरेन इन्वेशन से, मतलब फॉरेन अटैक से उनको प्रोटेक्ट करेंगे। इसीलिए जो इंडियंस थे, उनने सब्सिडरी अलायंस को मंजूरी दी थी। ब्रिटिशर ने अपनी ये जो पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस, उसके लिए हैदराबाद के जो निज़ाम थे और मैसूर का जो रूलर था टीपू सुल्तान के बाद, और जो मराठा थे, इन सबको फोर्स किया कि एक्सेप्ट करने के लिए इस पॉलिसी को, सब्सिडरी अलायंस की। देन हम देखेंगे कि मैसूर में भी इस तरह से वॉर हुए। मैसूर में जैसे ये
वहाँ पे टीपू सुल्तान के डेथ के बाद उसका जो बेटा था वो पावर में आया, और इसने पूरे डेक्कन के स्टेट्स में अपना रूल इस्टेब्लिश किया था, और मैसूर अच्छा खासा ग्रो कर रहा था हैदर अली के टाइम पीरियड में। उसके बाद कुछ वॉर्स हुई ब्रिटिशर्स के साथ 1767 और 1799 के बिटवीन में, जिसको एंग्लो मैसूर वॉर भी कहते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर। और ये ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच में हुई। एंड फर्स्ट मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर जो था, क्योंकि ये हैदर अली का बहुत ज़्यादा पावर राइज हो गया था, इसकी वजह से जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे वो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हम देखेंगे कि हैदर अली का जैसे पावर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा था, तो उस समय निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे उनने ब्रिटिशर्स के साथ कॉलिशन फॉर्म किया। कॉलिशन का मतलब होता है कि मिला जुला एक पावर को राइज किया, इससे वो उनने अटैक किया मैसूर में, और हैदर अली ने उनको डिफ़ीट करने के लिए काफ़ी मैनेज किया, और बाद में ब्रिटिशर्स को फोर्स किया कि साइन करे वो साथ में एक ट्रिटी साइन करने के लिए, पीस ट्रिटी, जिसके अंदर ये एग्रीमेंट था कि अगर किसी भी थर्ड पार्टी के वजह से उनके ऊपर अटैक होता है तो ब्रिटिशर्स उनकी हेल्प करेगा। तो ये जो था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर ये एग्रीमेंट साइन किया था ब्रिटिशर्स के साथ, ये हैदर अली ने। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो 1780 में हुआ था, और 1780 और 1784 में हुआ था। इसमें मराठों ने अटैक किया था हैदर अली पे, मतलब कि मैसूर पे 1771 में। ब्रिटिशर्स लेकिन इसमें हेल्प करने के लिए नहीं आए थे हैदर अली, जैसे कि वो ट्रिटी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में एक ट्रिटी साइन की थी कि वो उनकी हेल्प करेगा, लेकिन वो हेल्प करने नहीं आए थे। तो जो हैदर अली था वो मर गया था, और उसका जो बेटा था टीपू सुल्तान वो वॉर कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है। और फाइनली ये पूरा वॉर एंड हुआ और एक ट्रिटी साइंड हुई जो ट्रिटी ऑफ मैंगलोर कहलाती थी। फिर नेक्स्ट जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1790 से 1792 में, इसमें जो टीपू सुल्तान था, जो हैदर अली का बेटा, उसने अपनी पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया, और फ्रांस के साथ अपनी पावर को बढ़ाया, और साथ में ब्रिटिशर्स को रिस्ट्रिक्ट किया कि वो मालाबार कोस्ट में अपनी ट्रेड ना कर सके। और ब्रिटिशर्स के पास जो था वो कॉर्नवालिस की लीडरशिप में वर्क कर रहे थे, साथ में उनका सपोर्ट जो था निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास उनके सपोर्ट में थे। तो जो था वो बहुत ज़्यादा टीपू सुल्तान डिफ़ीट हो गया था उस समय, और धीरे धीरे उसने अपनी पोजीशन को लॉस्ट कर दिया यहाँ पे इस वॉर में। उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था 1798 में, इसमें जो थे टीपू सुल्तान की डेथ के बाद ब्रिटिशर्स ने पूरा एक लार्ज उसका किंगडम्स को एनेक्स कर लिया, और उसने निज़ाम ऑफ हैदराबाद को उसके कॉरपोरेशन के लिए उसका शेयर भी दिया, ठीक है। और रेस्ट जो किंगडम था वो ये ब्रिटिशर्स थे उनके पास ही रह गया था सब्सिडी अलायंस के अंडर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एंग्लो मराठा वॉर्स जो थे वो किस किस बीच में हुए थे। एंग्लो मराठा वॉर में से जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो था वो 1775 से 1785 के बीच में हुआ था। इसमें जो था, क्योंकि मराठास जो थे वो यूनाइटेड थे, उनने ब्रिटिशर्स को डिफ़ीट कर दिया था, और उसके साथ ही एक सलबई ट्रिटी साइन हुई थी। माधव राव सेकंड उस समय पेशवा थे उनके टाइम पीरियड में। नेक्स्ट जो था सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो था, उस समय जो मराठा रूलर्स थे सिंधिया और भोसले, ये इनने रिफ्यूज़ कर दिया था सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट करने के लिए, और इसके साथ ही इनकी और ब्रिटिशर्स की एक वॉर हुई थी, इसको एंग्लो मराठा वॉर कहा जाता था। इस वॉर में जो सब्सिडी अलायंस की वजह से, इनके ऑपोजिशन की वजह से ये वॉर हुई थी।
और इस वॉर में जो मराठास थे वो डिफीटेड हुए और उनको एग्री करना पड़ा सब्सिडरी अलायंस को। और इसी के साथ ब्रिटिशर्स ने उन पे एक संधि भी हुई यहाँ पे कि वो दोबारा उन पे मतलब अटैक नहीं होगा ब्रिटिशर्स के साथ के वजह से उन पे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड एग्लो मराठा वॉर जो हुआ था वो पेशवा बाजीराव के और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। इसमें जो था ये पूरा जो टेरिटरी थी उसको एबॉलिश कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। और ये जो बाजीराव थे 1817 से 1818 के बीच में ये वॉर हुआ था। इसमें ब्रिटिशर्स ने मराठास को डिफीट कर दिया था और उनके पूरे पावर को एनेक्स कर दिया था और वो पूरा पावर ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स्ड हो गया था। इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने अपने पूरे एरियाज़ को एक्सपेंड किया, जैसे कि एनेक्सेशन ऑफ सिंध आप देखेंगे बुक में पढ़ सकते हैं। सिंध जो था वो अफ़गानिस्तान का जो जितना एरिया था उसको एनेक्स किया। और उसके अलावा सिंध का जो एनेक्सेशन था उसके अंदर पूरी जो सिंध एरिया अफ़गानिस्तान का एरिया उन सबको अपने अंडर रूल में कर दिया था। ब्रिटिशर्स ने उसको एनेक्स कर दिया था। दैन पंजाब का जो पोर्शन था और उसको भी एनेक्स कर दिया था। पंजाब में उस समय जो राजा था वो रंजीत सिंह था, उसको भी ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर एनेक्स कर लिया था। और एक ट्रिटी साइन की थी, ट्रिटी ऑफ अमृतसर, जिसमें इस ट्रिटी के अंदर रंजीत सिंह ने ये प्रॉमिस किया था कि ब्रिटिशर्स अपनी जो टेरिटरी है उसको बढ़ा सकते हैं सतलुज रिवर के आगे तक। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने देखी कि पंजाब को किस तरह से एनेक्स किया था। इस तरह से एंग्लो सिख वॉर भी हुई थी सिख लोगों और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच एक वॉर हुई थी जिसमें जो सिख की आर्मी थी वो ट्राई कर रहे थे कि सतलुज एरियाज़ को क्रॉस करें, क्योंकि एक जो ट्रिटी साइन हुई थी उसमें यही था कि सतलुज एरिया तक का पूरा जो एरिया है वो ब्रिटिशर्स के अंदर अब आ जाएगा। राजा रंजीत सिंह के द्वारा जो साइन हुई थी ट्रिटी ऑफ अमृतसर उसके अंडर। तो यहाँ पे जो एंग्लो सिख वॉर जो हुआ था इसमें सिख जो थे वो ट्राई कर रहे थे ब्रिटिशर्स सतलुज की टेरिटरी के अंदर आने की, ठीक है। और इसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स और उनके बीच में एक वॉर हुआ था जिसको एंग्लो सिख वॉर कहते थे। और इसमें एक ट्रिटी साइन हुई, ट्रिटी ऑफ लाहौर। इसके अंदर जो दिलीप सिंह थे उनने अपनी पूरी टेरिटरी ब्रिटिशर्स को दे दी थी और उनको ब्रिटिशर्स के तरफ से पेंशन भी मिलती थी। तो ये सब जो था ट्रिटी हुई, डिफीट हुए, बहुत सारी वॉर हुई, उसका मतलब बस यही था कि ब्रिटिशर्स अपनी टेरिटरी को और बढ़ाना चाहते थे। तो हमने देखा जगह जगह पे बहुत सारी वॉर हुई और उस वॉर के साथ साथ एक पीस ट्रिटी भी साइन हुई। लास्ट हम देखेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके बारे में हमने बताया था, पहले भी पढ़ा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी? एक तरह से जैसे सब्सिडी